कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर सबसे पहली बात, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में डेफिनेशन थोड़ा सा रुक करके आएगी इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि पहले हम बात करेंगे एडिशनल कंपाउंड की, फिर हम बात करेंगे एडिशनल कंपाउंड के अंदर जो दो टाइप होती है, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। और क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, तो डेफिनेशन फिर जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जिक्र करेंगे यार, तो फिर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर एडिशन कंपाउंड से इस चैप्टर को। ठीक है, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तक अपन पहुंच जाएंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एडिशन कंपाउंड की। एडिशन कंपाउंड, तो देखिए एक्चुअली एडिशन कंपाउंड किसको कहते हैं, जैसा नाम से ही पता चल रहा है आपको, एडिशन का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा सिंपल कंपाउंड एक स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के अंदर, एक पर्टिकुलर रेशियो के अंदर आपस में कंबाइन होते हैं। ठीक है, और कंबाइन होने के बाद जो बड़ा एक एंटाइटी बनाते हैं, उसको एंटाइटी बोलेंगे पर मॉलिक्यूल नहीं कह सकते, बड़ी एंटाइटी बनाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, एडिशन कंपाउंड कहते हैं। तो अगर अपन इसको डिफाइन करते हैं तो डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं, लेट्स सी, तो हम कह सकते हैं व्हेन, सिंपल डेफिनेशन है, व्हेन टू और मोर compound combine in stoichiometric ratio to form a crystalline solid substance. ठीक है, the compound thus formed is called addition compound. ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है दो या दो से ज्यादा जब कंपाउंड आपस में एक स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में आकर के मिल जाएंगे और एक नया कंपाउंड बनाएंगे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म का होगा। ठीक है, तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, एडिशन कंपाउंड। अब एक्चुअली एडिशन कंपाउंड को अगर हम एग्जांपल लें तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए KCl है हमारे पास। KCl खुद एक कंपाउंड है। ठीक है, KCl के साथ में आपके पास MgCl2 मिल जाता है, MgCl2 भी एक कंपाउंड है, और 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तीन आपके पास कंपाउंड है, ये आपस में कंबाइन होकर के कंपाउंड बना रहे हैं KCl.MgCl2.6H2, और ये पूरा कंपाउंड जो है ना बेटा, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह दिखेगा। ठीक है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग कार्नेलाइट। ये कार्नेलाइट है, और कार्नेलाइट एक एडिशन कंपाउंड है। एक एग्जांपल और ले रहा हूं, आपने हिंदी में, हाँ बिल्कुल वही मैं बता रहा हूं, आपने हिंदी में फिटकरी का नाम सुना होगा बेटा, जिसको हम लोग एलम बोलते हैं, पोटाश एलम भी बोल देते हैं, एलम भी बोल देते हैं। तो एक्चुअली एलम क्या होता है आपके पास में, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 डॉट, ठीक है, और एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, और डॉट में प्लस लगा रहे हैं ना, प्लस 24H2O, 24 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये तीनों आपस में कंबाइन होकर के एक कंपाउंड बना रहे हैं। फॉर्मूला वही रहेगा तीनों का, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटाश एलम। ठीक है, और पोटाश एलम जो होता है वो, जिसको हम हिंदी में फिटकरी बोलते हैं, एक्चुअली फिटकरी यही है। तो वो आप देखते हो फिटकरी क्या है, इस तरह से एक क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में तो दिखता है आपको। ठीक है, तो ये जो अपन ने कंपाउंड बनाए, ये किसके एग्जांपल है, ये एडिशन कंपाउंड के एग्जांपल है। एक एग्जांपल और लूंगा, उसके बाद इसके टाइप की बात करेंगे अपन। एक होता है आपके पास फेरोसाइनाइड, FeCN, ठीक है, FeCN2, और जब इसके साथ हम लोग कंबाइन करते हैं 4KCN, ठीक है, तो ये दोनों आपस में मिलकर के कंपाउंड बनाते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा सेम। ठीक है, FeCN2 डॉट 4KCN, लेकिन इसे क्या बोलेंगे, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड कहलाता है। तो ये तीनों ही कंपाउंड जो हम देख रहे हैं, जिसकी फॉर्मेशन हुई है यहाँ पर,
ये हमारे पास 1, 2 और 3, ये तीनों ही कंपाउंड क्या कहलाते हैं? एडिशन कंपाउंड कहलाते हैं। लेकिन जो एडिशन कंपाउंड है ना बेटा, इसको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एडिशन कंपाउंड को आप दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है हमारे पास में डबल सॉल्ट, और एक होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अगर मैं इसका सिंपली क्लासिफिकेशन देख रहा हूं कि जो एडिशन कंपाउंड है, एडिशन कंपाउंड, ठीक है, इस एडिशन कंपाउंड को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो आप बोल रहे हैं डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, ठीक है, और एक को आप कह रहे हैं यहां पर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है एक्चुअली इसी का ही दूसरा नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी है, जिस पर ये पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है। ठीक है, इस चैप्टर में अपन इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब अगर हम बात करें डबल सॉल्ट की, कि डबल सॉल्ट किसे कहते हैं, ठीक है, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है डबल सॉल्ट मतलब दो सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट किसे कहते हैं पहले ये भी पता होना चाहिए हमें, सॉल्ट क्या चीज होती है। देखो आप तो सिंपल सा एग्जांपल देख लो, NaCl देखा है अपन ने, कॉमन सॉल्ट, ये सॉल्ट है। तो इस सॉल्ट की खास बात क्या है, देखो इस सॉल्ट में एक तो पॉजिटिव आयन है, एक नेगेटिव आयन है। तो हम ये कह सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर के जो हमारे पास कंपाउंड बन रहा है वो सॉल्ट है, ठीक है। तो अब बेसिकली हम लोग क्या कह रहे हैं कि डबल सॉल्ट है, तो डबल सॉल्ट का मतलब इस तरह के दो सॉल्ट जब आपस में कंबाइन हो, ठीक है, और मिलकर के एक ऐसा कंपाउंड बनाएंगे जो सॉलिड फॉर्म में तो स्टेबल होगा, सॉलिड फॉर्म में तो वो आयंस जो है वो आपस में जुड़े हुए रहेंगे, लेकिन अगर आप उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी नहीं होगी, वो वाटर के अंदर डिसॉल्व करने पर आयंस में टूट जाएगा। तो ऐसे सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट। तो यहां पर अपन एक बार ऊपर डबल सॉल्ट से लिख लेते हैं, आप एक बार चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, ठीक है। फिर अपन डबल सॉल्ट के बारे में और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एडिशन कंपाउंड की डेफिनेशन मिटा दें, ओके, चलिए देखते हैं आगे। और अब हम बात कर रहे हैं डबल सॉल्ट के बारे में। डबल सॉल्ट, ये तो हमें पता चले गया कि डबल सॉल्ट जो है वो हमारे पास एडिशन कंपाउंड की एक टाइप है, ठीक है। लेकिन जब हम इसे डिफाइन करते हैं तो हम कह सकते हैं कि डबल सॉल्ट एक एडिशन कंपाउंड है, ठीक है। डबल सॉल्ट क्या है, इट इज एन एडिशन, इट इज एन एडिशन कंपाउंड, ठीक है। एक तरह का ये क्या है, एडिशन कंपाउंड है, विच इज स्टेबल इन सॉलिड स्टेट, ठीक है, जो सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल रहता है, बट डिसोसिएट इनटू आयंस इन एक्वस फॉर्म। एक्वस फॉर्म, जो इसकी एक्वस फॉर्म होती है, मतलब एक्वस फॉर्म से मतलब वाटर के अंदर जब आप इसको डिसॉल्व करेंगे तो आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे डिसोसिएट हो जाता है, या फिर इसको यूं भी लिख दिया जाता है, इट इज अनस्टेबल इन एक्वस फॉर्म, ठीक है। एक्वस फॉर्म में ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अब जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, वैसे तो एग्जांपल लिख दिया था अपन ने, ओके, चलिए तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो अभी जो अपन ने एग्जांपल लिखे थे ऊपर एडिशन कंपाउंड के अंदर, तो शुरू की जो दो एग्जांपल हमने लिखे थे वो दो एग्जांपल हमारे पास डबल सॉल्ट के एग्जांपल हैं, ठीक है। तो इसमें एक नया एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, जैसे यहां पर हम लोग ले लेते हैं मोहर सॉल्ट। एक्चुअली आपके 12th क्लास के अंदर प्रैक्टिकल के अंदर भी है बेटा, आपने अगर टाइट्रेशन किया हो 12th क्लास के अंदर, अभी तो नहीं किया होगा, बट आप टाइट्रेशन वाला एक टॉपिक करेंगे प्रैक्टिकल में, जिसमें एक मोहर सॉल्ट के नाम से सॉल्ट आता है। और वो एक्चुअली मोहर सॉल्ट होता क्या है, दैट इज अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट। देखिए अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट Fe SO4 डॉट एंड 6H2O, ठीक है। ये जो कंपाउंड है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मोहर सॉल्ट, ठीक है, इसका नाम है। और वैसे अगर इसका कंपाउंड को केमिकली नाम दें तो आप बोलोगे अमोनियम, फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस क्योंकि इसमें Fe भी आ रहा है,
फिर अमोनियम क्योंकि इसमें NH4 भी आ रहा है, और फिर सल्फेट भी आ रहा है। ठीक है, अब मेरी बात को समझना ध्यान से, जो मैं बात बताना चाह रहा हूं कि हमने जो इसकी डेफिनेशन लिखी है ना बेटा, उस डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा है, ये एक ऐसा एडिशन कंपाउंड है, इट इज अ टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड विच इज स्टेबल इन सॉलिड। जब ये सॉलिड स्टेट के अंदर होगा तो इस तरह से होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, लेकिन डिसोसिएट इनटू आयन इन एक्वस फॉर्म, अगर आप इसको पानी में डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है, यहां वाटर में इसको मैं डिसॉल्व कर देता हूं, तो ये क्या होगा, टूट जाएगा आयंस के अंदर। कैसे टूटेगा, जैसे ये NH4 है, तो NH4 कितने हैं आपके पास, NH4 कितने बेटा, 2 है। ठीक है, 2 NH4 आयन बनाएगा, और देखो Fe भी आपके पास Fe2+ की फॉर्म में है। ठीक है, तो एक Fe+ आयन बनाएगा, Fe2+, और आपके पास में सल्फेट भी है। यहाँ पर देखो सल्फेट कितने हैं, एक्चुअली एक सल्फेट यहाँ पर है आपके पास और एक सल्फेट यहाँ है, तो 2 SO4 आयन बनाएगा, SO4 2-, और 6 वाटर का तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, आयन नहीं हो। तो अब कहने का मतलब है इसमें अमोनियम आयन भी है, फेरस आयन भी है, सल्फेट आयन भी है। ठीक है, तो ये इस तरह से आयंस में डिसोसिएट हो गया। तो ऐसा जो सॉल्ट होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट। अच्छा, इसके लिए एक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी और ध्यान रखें आप इसकी, कि अगर हम डबल सॉल्ट की बात कर रहे हैं, तो डबल सॉल्ट ऐसे सॉल्ट भी होते हैं कि एक्वस फॉर्म में उसमें जो भी आयंस होते हैं ना, सबका टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इसके अंदर ये चीज कि दिस सॉल्ट विल गिव टेस्ट ऑफ NH4 आयन, Fe2+ आयन एंड SO4 2- आयन। ठीक है, ये 3 आयन है यहां पर अपने पास। तो अगर अपने पास इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर में अपन ने इसको डिसॉल्व कर दिया, अब मुझे चेक करना है क्या इसमें अमोनिया है, तो अमोनिया का टेस्ट भी देगा ये, Fe2+ का टेस्ट भी देगा, सल्फेट का भी देगा। एक्वस में क्यों देगा, क्योंकि एक्वस में ही तो ये डिसोसिएट होता है इसमें, जब पानी में डिसॉल्व करते हैं जब भी तो टूटता है। जब तक इसको पानी में नहीं डिसॉल्व करेंगे जब तक तो ये सॉलिड ही रहेगा। तो इसीलिए हमने इसकी डेफिनेशन में कहा है कि सॉलिड फॉर्म में तो ये स्टेबल है, लेकिन जैसे इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ऐसे टूट जाएगा आयंस में। अब इसका जो सॉल्यूशन होगा वाटर के अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर ये सारे आयन होंगे, ये आयन भी होगा, Fe भी होगा, सल्फेट भी होगा, अलग अलग रहेंगे। और आप किसी भी आयन को चेक करना चाहें तो उसका जो केमिकली टेस्ट होता है अपन आयन चेक करने का, तो वो अपन टेस्ट उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बेटा डबल सॉल्ट किसको कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन अब हम बात करते हैं सेकेंड डेफिनेशन के बारे में। सेकेंड जो डेफिनेशन है जिसे हम लोग कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, सेकेंड जो था अपने पास दैट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, दोनों ही नाम है इसके। तो इसे अपन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इसको बहुत ध्यान से समझना। देखो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम किसे कहते हैं, ये भी एडिशनल सॉल्ट है, एडिशनल कंपाउंड है, जो अभी अपन ने बिगनिंग में देखा था एडिशन कंपाउंड। बट इसकी खास बात ये है कि ये सॉलिड फॉर्म में भी जुड़े हुए रहेंगे इसके आयन, और अगर इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वाटर में भी आपस में कंबाइन रहेंगे, आयंस में टूटेंगे नहीं। तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। तो एक तो ये लाइन इसमें लिख सकते हैं अपन कि दोज एडिशन कंपाउंड which are stable in solid as well as aqueous form। ठीक है, जो सॉलिड और एक्वस फॉर्म दोनों में ही स्टेबल रहते हैं। आप इसको यूं भी कह सकते हैं, वो सिंप्लीफाई करना चाहें कि वाटर में डिसॉल्व करने के बाद में ये डिसोसिएट नहीं होते हैं और कंपोनेंट आयंस नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं दे डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इन एक्वस फॉर्म। ठीक है, एक्वस फॉर्म में पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो आपको ध्यान होगा अपने एक एग्जाम्पल लिया था पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4, देखो FeCl
CN6, ठीक है। वैसे तो एक्चुअली ये क्या है, हमारे पास में एडिशन कंपाउंड है, लेकिन इस एडिशन कंपाउंड में अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो आप देखो K जो इस ब्रैकेट के बाहर दिख रहा है आपको, ठीक है, तो वो 4K तो अलग हो सकता है, 4K प्लस तो अलग हो सकता है, बाकी जो ये ब्रैकेट के अंदर बंद है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में जो बंद है, दैट इज FeCN6, ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा 4-, तो ये डिसोसिएट नहीं होगा। यहां पर आपको केवल K प्लस का जो टेस्ट होता है वो तो मिल जाएगा, बट अगर आप Fe3+ को चेक करना चाहें कि इसमें है कि नहीं है, तो आप उसका टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें Fe जो है वो फ्री नहीं है, वो अपना टेस्ट नहीं देगा। तो यह एक चीज ध्यान रखें, ये वाला जो आपके पास आयन है ना इसके अंदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, दैट इज कॉम्प्लेक्स आयन, ये कॉम्प्लेक्स आयन है। और इस कॉम्प्लेक्स आयन में आपको ध्यान रखना है Fe, इसका जो अपने पास आयन है Fe2+ इज नॉट अवेलेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में आपके पास Fe2+ अवेलेबल नहीं है। अगर आप इसका टेस्ट करना चाहें Fe2+ का तो नहीं कर सकते। अब ये चीज अपन समझेंगे कि अवेलेबल क्यों नहीं है, ठीक है। एक अपन ने इसकी डेफिनेशन के साथ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन और दी है, ठीक है। तो अगर हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन पूछी जाती है तो हम ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये हम किसके लिए लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है एक ही चीज, बट जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिफाइन करते हैं तो आप डेफिनेशन को थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करके लिखते हैं, ठीक है। तो बेटा यहां तक आई थिंक समझ में आ गया। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी अपन आगे चल रहे हैं, इसके बाद वैसे इसको और डिटेल में पढ़ेंगे अभी अपन कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। तो ऊपर वाला जो डबल सॉल्ट है उसको रफ कर दिया जाए, और अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो फिर इसको मिटा देता हूं मैं ऊपर से, ठीक है। ओके बेटा एक ही है एक्चुअली, लेकिन हम लोग क्या है, जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम ले रहे हैं तो हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पर बल दे रहे हैं, ठीक है ना। हम एम्फसाइज किस बात पे कर रहे हैं कि ये इस तरह से कॉम्प्लेक्स है कि डिसोसिएट नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करेंगे तो हमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स बनता है, हम उसको हाईलाइट करेंगे, ठीक है। तो अभी अपन को अगले स्टेप में पता चल जाएगा। अभी जस्ट नेक्स्ट अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करेंगे, ठीक है। तो अपना जो ये चैप्टर बेस्ड है, ओके, ये जो चैप्टर बेस्ड है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर ही बेस्ड है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो नेक्स्ट है अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखो एक्चुअली एक एग्जांपल जो अपन ने लिया था पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो इसकी डेफिनेशन लिखने से पहले हम एक बार इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, ठीक है, फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड की हम बात कर रहे हैं, K4FeCN6, ये हमारे पास पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, ठीक है। अब जरा इसका स्ट्रक्चर समझे बेटा कैसे बनता है। इसमें देखो जो Fe है वो बिल्कुल सेंटर में होता है, जिसे हम सेंट्रल मेटल आयन या एटम कहते हैं, और इस Fe के साथ में आप देख सकते हैं 6 CN जुड़े हुए हैं, 6 CN जुड़े हुए हैं इस तरह से। एक CN यहां पर है, एक CN यहां है, एक CN यहां है, एक यहां पर CN है, एक यहां पर CN है, और एक यहां पर CN है। तो ये जो आपने बनाया है कंपाउंड इस तरह से, ये FeCN6 है, और इसको इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया क्योंकि इसके ऊपर ब्रैकेट लगा हुआ है, और 4 आपके पास पोटेशियम भी है, ठीक है, जो मैंने बाहर लिख दिया है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, यहां जो CN और Fe के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, साइनाइड और आयरन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसको मैं इस तरह से एरो से शो करूंगा। और ये हम ऑलरेडी इसके बारे में हल्की सी डिस्कशन कर चुके हैं कि जो एरो होता है ना बेटा, किसी भी बॉन्ड को अगर हम एरो से शो कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बताता है कि जो इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का, वो इलेक्ट्रॉन इसने किसको दे रखा है, Fe को दे रखा है। तो बॉन्ड जो है वो CN से Fe की तरफ बन रहा है, और ये जितने भी बॉन्ड हमें दिख रहे हैं इसके अंदर ये सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। ये जितने बॉन्ड हमें दिख रहे हैं, ऑल दीज बॉन्ड्स आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो ये, और ये जो CN आपको दिख रहा है,
ठीक है, CN ये जितने भी दिख रहे हैं CN, तो ये जो CN है ना, इनको अलग से नाम दिया जाता है, इनको कहा जाता है कि ये लिगेंड्स है। इनके बारे में अभी अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि लिगेंड्स वो स्पीसीज होती हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, ठीक है, जिनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से, ठीक है, उनमें इलेक्ट्रॉन देने का नेचर होता है। और जो Fe यहां पर है हमारे पास मेटल आयन, उसके पास में खाली d ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी मैं केवल एक बार इसको शॉर्ट में बता रहा हूं। तो Fe इनके इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, क्योंकि इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। ये जो बॉन्ड बन रहा है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे इसे, तो वाटर में डिसॉल्व करने पर ये वाला आयन तो डिसोसिएट हो सकता है जो बाहर है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना रहा, ठीक है, लेकिन ये वाले बॉन्ड नहीं ब्रेक होंगे, और ये ब्रेक नहीं होंगे तो आप देख सकते हो इसमें ये, इसके अंदर Fe फ्री क्यों नहीं हो पाया था। Fe फ्री इसलिए नहीं हुआ क्योंकि Fe CN के साथ जो बॉन्ड बना रहा है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जबकि पोटेशियम बाहर है, ठीक है। पोटेशियम बाहर है, तो पोटेशियम आप देख सकते हो बाहर होने की वजह से आसानी से आयन, ठीक है, हो गया है, ओके। यस, चले बेटा आगे, इसको रफ कर रहा हूं एक बार नीचे में, अब इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं अपन। ओके, चलिए अब अपन बात कर रहे हैं आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिफाइन कैसे करें, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर एडिशन कंपाउंड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी तो एडिशन कंपाउंड है, इन विच metal atom and ions are linked with ligands by coordination bond, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो सकती है, ठीक है। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो एडिशन कंपाउंड हैं जिनमें मेटल जो है वो लिगेंड्स के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के से लिंक रहते हैं या जुड़े हुए रहते हैं, तो उन्हें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन हो गई है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो अपन को यहां पर समझनी जरूरी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने ये अभी लिखा, सपोज ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं ना, और एक एक करके अपन इन सब के बारे में बात करेंगे। ये अपने पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या कुछ पार्ट्स हैं कि सिंपली अपन को पहले उन पार्ट्स को पता करना जरूरी है। तो आप देखिए जो ब्रैकेट लग रहा है हमारे पास में, ये जो ब्रैकेट लग रहा है, इस ब्रैकेट को तो हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पीयर कहते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए बता रहा हूं कि ये टर्म्स इस चैप्टर में बार बार काम में आएंगी, ठीक है। तो जैसे ये टर्म्स काम में आए तो हमें स्ट्राइक करना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन स्पीयर क्या है। बाकी अभी अपन इनकी डेफिनेशन भी लिखवाएंगे, ठीक है। ये Fe आपको जो दिख रहा है बेटा, ये Fe हमारे पास में है मेटल आयन। ये मेटल आयन भी हो सकता है और एटम भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी एक चीज हो सकती है। ये जो आपको CN दिख रहा है, CN यहां पर इसके साथ जुड़ा हुआ, इसको हम कहते हैं कि ये लिगेंड है, ठीक है, ये लिगेंड है। और जो ये 6 दिख रहा है हमें लिखा हुआ, ठीक है, 6 जो यहां दिख रहा है लिखा हुआ, इस 6 को हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है, दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए इसके अंदर, मेटल आयन, एटम, लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन स्पीयर, और ये जो आपके पास बाहर की तरफ लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं काउंटर आयन, ठीक है, इसका नाम होता है काउंटर आयन। तो ये टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए कि कौन कौन सी टर्म का नाम क्या है, क्योंकि अपन इसे वापस से जब इसमें कंपाउंड के बारे में बात करेंगे तो ये टर्म्स बार बार काम में आएंगी, ठीक है। बीच में मेटल आयन या एटम है, ये लिगेंड है आपके पास, जो 6 लगा हुआ है ये आपको कोऑर्डिनेशन नंबर को बताता है, और ये पूरा ब्रैकेट जो है ये कोऑर्डिनेशन स्पीयर है।
ठीक है, और जो बाहर लिखा हुआ है अपने पास में आयन, इसको हम लोग काउंटर आयन कहते हैं। ठीक है, अपोजिट आयन, मतलब उसका जो चार्ज होगा उसका अपोजिट चार्ज वाला आयन होगा। ठीक है, अब कुछ बेसिक डेफिनेशन जो इससे रिलेटेड है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपन देखो, यहां हमने कहा कि मेटल आयन या मेटल एटम, ठीक है, सब बेसिक डेफिनेशन देख रहे हैं। बेसिक डेफिनेशंस या बेसिक टर्म्स भी कह सकते हैं अपन, बेसिक टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम बात कर रहे हैं कि मेटल आयन या एटम से यहां क्या मतलब है। ठीक है, इसको हम लोग ना ऐसा करते हैं, सेंट्रल लगा देते हैं, इसको कह देते हैं सेंट्रल मेटल एटम, क्योंकि सेंटर में होता है या आयन। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक्चुअली क्या होता है कि ये वाले जो आपको मेटल दिख रहे हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट के जो मेटल्स होते हैं, जैसे आप देखो निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, क्रोमियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, तो डी ब्लॉक एलिमेंट के खास करके 3D सीरीज के, ठीक है, इसमें 3D 4D 5D ऐसे सीरीज होती हैं, जो 3D सीरीज के जो मेटल्स होते हैं वो यहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो यहां पर सेंट्रल मेटल एटम कौन है, तो हम क्या इसको अपन शॉर्ट में ध्यान रखना CMA बोलेंगे। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम इज एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज, सॉरी डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट में ये का एलिमेंट होता है। और दूसरी बात इसकी क्या है कि ये इनमें जो डी ऑर्बिटल एम्प्टी होते हैं, खाली होते हैं, वो यहां पर लिगेंड्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और इसमें हम ये लिख सकते हैं these metal आयंस या एटम जो है, एटम्स प्रोवाइड their empty d orbitals for bonding with ligands। ठीक है, लिगेंड्स के साथ बॉन्डिंग के लिए अपने खाली डी ऑर्बिटल प्रोवाइड कराते हैं। अभी केवल मैं इसको डिफाइन कर इन टर्म्स को कर रहा हूं, अभी इनको डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे डी ऑर्बिटल खाली प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो अभी हमें केवल इतना समझना है कि ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ये हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट का होता है, और ये अपने खाली डी ऑर्बिटल को प्रोवाइड कराता है लिगेंड को, ताकि लिगेंड उसके अंदर इलेक्ट्रॉन दे करके उसके साथ में बॉन्ड बना सके। जैसा हम यहाँ देख रहे हैं ना कि ये लिगेंड्स है, तो ये जितने भी लिगेंड्स हैं ये सारे लिगेंड्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे। और किसको देंगे, Fe को। तो Fe को इलेक्ट्रॉन लेने के लिए खाली जगह तो चाहिए, तो Fe के पास खाली डी ऑर्बिटल होते हैं, उन खाली डी ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन को लेकर के और उनके साथ बॉन्डिंग कर लेता है। लेकिन कैसे करेगा वो सारा जब अपन इनका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो वहां इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। ओके, चलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद सॉरी सेंट्रल मेटल एटम के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है, दैट इज नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो आती है हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर ले लेते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट है जिसमें आप दो चीजों को एनक्लोज करके रखते हैं, एक तो सेंट्रल मेटल एटम और उससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए लिगेंड्स। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखें, इट इज अ स्क्वायर ब्रैकेट in which central metal atom या आयन and ligands आर प्रेजेंट। ठीक है, ये दोनों चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती है, उसके अलावा और किसी चीज को नहीं रखते। हम लिगेंड्स को रखते हैं और सेंट्रल मेटल एटम को रखते हैं, जिसमें दोनों आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म आती है यहाँ पर, जो आती है हमारे पास में लिगेंड्स के बारे में। तो अब हम बात कर रहे हैं लिगेंड्स किसे कहते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है।
इसको बहुत ध्यान से समझना है और इसके अंदर जो चीजें आएंगी उसको आपको लर्न भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसी के बेस पर आगे पूरा चैप्टर चलने वाला है। अगर आपको लिगेंड्स याद नहीं होंगे तो आपको आगे का चैप्टर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखते हैं लिगेंड्स किसे कहते हैं। तो देखो बेटा, लिगेंड्स जो होते हैं ना, वो कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं जो या तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं या इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को दे सकें और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकें, ठीक है। तो हम यह कह सकते हैं लिगेंड्स क्या है, एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स containing lone pair इलेक्ट्रॉन, जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, और थ्रू विच they can form coordinate bond with central metal atom, ठीक है। तो अभी तक तो वही डेफिनेशन आ रही है जो अपन ने बात की है। तो हमने कहा है कि हमारे पास लिगेंड्स वो या तो एटम्स होंगे या एटम्स के ग्रुप होंगे, ठीक है, जिनके अंदर हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ। जैसा भी आपने डायग्राम में देखा था, Fe बिल्कुल बीच में था और चारों तरफ Cn था, तो वहां Cn किसका काम कर रहा था, लिगेंड का काम कर रहा था, और Cn तो एक ग्रुप ऑफ एटम हो गया क्योंकि C और N दो एलिमेंट हो गए उसके अंदर, ठीक है, और बीच में Fe अपन ने बनाई है। अब बात आती है कि ये जो लिगेंड्स होते हैं इनका क्लासिफिकेशन करें कि लिगेंड एक्चुअली होते कितने तरह के हैं। तो एक्चुअली लिगेंड का जो क्लासिफिकेशन होता है ना बेटा, ये किया जाता है इनमें कितने बॉन्ड बनाएगा इस बेस पर, ठीक है ना, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द लिगेंड, इसके बेस पर आप इसको क्लासिफाई करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो देख रहे हैं दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, ठीक है, लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन। तो लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वो लिगेंड्स जो केवल एक ही बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, जैसे आपने Cn को अभी देखा था, तो Cn कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, Cn एक ही बॉन्ड बना रहा था, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, किसके साथ, Fe के साथ, एक Cn एक बॉन्ड बना रहा था, इसलिए उन्हें हम क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड। अब मोनोडेंटेट लिगेंड जैसा नाम से अभी अपने बताया, जो एक सिंगल बॉन्ड बनाए, यानी दोज लिगेंड which can form single coordinate bond with CMA, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके, एक सिंगल बॉन्ड बना सके, ठीक है, उसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास मोनोडेंटेट है, ठीक है। अब साथ के साथ, अब क्योंकि अपन लिगेंड की बात कर रहे हैं तो अपन इनके एग्जांपल भी देख लेते हैं कि मोनोडेंटेट कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, लेकिन मैं उनको थोड़ा सा अलग तरह से आपको लिखवा देता हूं, क्योंकि चार्ज के बेस पर आपको उनको लर्न करना जरूरी है। जब आप चार्ज के बेस पे याद करेंगे तो आपको याद भी रह जाएगा और आप आसानी से उसका यूज भी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो मोनोडेंटेट लिगेंड है आपके पास, मोनोडेंटेट, ठीक है, लिगेंड, तो इन मोनोडेंटेट लिगेंड्स को मैं वापस से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, कुछ टाइप्स में, जिसमें पहला टाइप है हमारे पास, पहला टाइप है जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स, ठीक है। न्यूट्रल लिगेंड्स क्या, बॉन्ड तो एक बनाते हैं लेकिन उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या मान सकते हैं, इसके अंदर चार्ज जीरो, चार्ज जिसका जीरो हो वो न्यूट्रल लिगेंड्स है। अब न्यूट्रल लिगेंड्स की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं आप देखो, और मोनोडेंटेट भी होना चाहिए साथ साथ, जैसे H2O, ठीक है, एक मोनोडेंटेट लिगेंड है। अब एक चीज और बताएं बेटा, यहां पर इनका ना नाम चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, अपन जनरली जो नाम लेते हैं
कंपाउंड का, उनसे इनका नाम थोड़ा सा सेपरेट होता है। जैसे H2 हमें पता है वाटर होता है, ठीक है, लेकिन अब आप इसको वाटर नहीं बोल करके एक्वा बोलेंगे। जब इसका नोमेनक्लेचर वगैरह हम करेंगे तो आपको H2O को एक्वा नाम से पहचानना है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है आपके पास NH3। NH3 जो है इसको आप एमीन बोलेंगे, एमीन, ठीक है। और वैसे अमोनिया होता है, ठीक है। तो ये अपन ने बाइडेंटेट बता दिया। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं मैं कि बाइडेंटेट लिगेंड जो है यहाँ पर उन्हें कहते हैं जो दो बॉन्ड बनाने का नेचर रखते हैं, उन्हें बाइडेंटेट कहते हैं। तो बाइडेंटेट में हमारे पास एक तो जीरो चार्ज वाला बाइडेंटेट है जिसे हम कह रहे हैं इथाइलिन डाइमाइन, शॉर्ट में EN कह रहे हैं। एक ऑक्सीलेटो है जिसके ऊपर -2 चार्ज होता है, ठीक है, और दो बॉन्ड बनाता है ये। और दूसरा होता है, तीसरा है हमारे पास ग्लाइसिनेटो। अब एक ना थोड़ी सी कंफ्यूजिंग टर्म और होती है, वो और बता देता हूँ इसके बारे में आपको। एक तो जैसे ये बाइडेंटेट, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेटा कई बार एग्जाम में कि आपको पूछा जाए कि डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन बाइडेंटेट एंड एम्बीडेंटेट लिगेंड, ठीक है। अब इसका जिक्र आ गया तो ये अपन ने बता दिया है कि बाइडेंटेट और एम्बीडेंटेट लिगेंड्स में डिफरेंस बताओ क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो एम्बीडेंटेट का जिक्र आप ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाले में कर चुके हो। वहां आपने पढ़ा था एम्बीडेंटेट वो होते हैं जिनके अंदर दो अटैकिंग साइट होती है, दो बॉन्ड बनाने का नेचर होता है, बट एक बार में एक ही बना पाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखें एम्बीडेंटेट किसे कहेंगे हम। तो एम्बीडेंटेट की अगर मैं बात कर रहा हूं, एम्बीडेंटेट, ठीक है, तो यहां कह सकते हैं कि एम्बीडेंटेट दोज लिगेंड which can form two coordinate, नहीं ऐसे लिखो, those ligands which have two electron donor atoms, जिनमें दो इलेक्ट्रॉन डोनर एटम्स होते हैं, बट only one of them form coordinate bond at a time, मतलब एक बार में एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। अब कौन कौन से ऐसे हो सकते हैं देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए हमने साइनाइड का एग्जांपल लिया था CN, ठीक है, एग्जांपल यहां लिख रहा हूं, CN इसका एग्जांपल हो सकता है, CN नेगेटिव, ठीक है। NC हो सकता है, वो NC और CN तो एक ही हो गया। इसके अलावा नाइट्रो ग्रुप इसका एग्जांपल हो सकता है, ठीक है, नाइट्रो हो सकता है। और इसके अलावा एक और एग्जांपल देखने को मिल जाता है जैसे थायोसाइनेटो, ठीक है, SCN भी इसके अंदर एग्जांपल देखने को मिल जाता है। तो ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें दो साइट है। जैसे मान लो ये मेटल है आपके पास, ठीक है, इस मेटल के साथ CN बॉन्ड बना रहा है, तो यहां तो C से बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, लेकिन ये ऐसे भी तो बॉन्ड बना सकता है, NC, ऐसे भी तो ये बॉन्ड बन सकता है, ठीक है ना, नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बन सकता है, कार्बन से भी। तो इसके अंदर कार्बन नाइट्रोजन दोनों बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन एक बार में कितने बॉन्ड बना रहे हैं, एक ही बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं ना उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेट, ठीक है। और बाइडेंटेट कौन होते हैं, बाइडेंटेट ये है जो जिनमें दो ऐसे एटम है जो बॉन्ड बना सकते हैं और दोनों ही बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। इसमें दो एटम है बॉन्ड बनाने वाले, लेकिन एक बार में एक ही बना पा रहा है। जैसे अगर मैं नाइट्रो का एग्जांपल लूं तो नाइट्रो में भी देखो मेटल और नाइट्रो में एक तो इस तरह से बॉन्डिंग हो सकती है नाइट्रो की, ठीक है, और एक मेटल के साथ बॉन्डिंग कैसे हो सकती है, इस तरह हो सकती है, ON और O, इस तरह से हो सकती है। तो एक बार में तो देख रहे हो नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है और दूसरे बार में यहाँ ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरह से जो हमारे पास में ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो जिसमें दो एटम हो, डोनर एटम हो, और दोनों में से एक बार में एक ही बॉन्ड बनाए, उन्हीं को हम बोलेंगे एम्बीडेंटेट। और बाइडेंटेट की डेफिनेशन यहाँ हमारे पास लिखी हुई है, ठीक है। तो जब दोनों में डिफरेंस देने के लिए कहा जाए तो हम दोनों की डेफिनेशन लिख करके और दोनों के एग्जाम्पल को नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा बेटा आपको, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा लिगेंड्स के बारे में बात करना और बाकी है, लेकिन वो चीज अपन अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, ठीक है।
तो लेकिन मैं ये चाहूंगा बेटा जो अभी नहीं भी कराए तो आपकी बुक्स में जो लिगेंड्स लिखे हुए हैं आप उनको लर्न जरूर कर लें, ठीक है। तो जिसके बारे में फिर अपन डिस्कस नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये